हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो है और हमने फर्स्ट वीडियो में कायरलिटी और कायरल कार्बन देखना सीख लिया था और हमने ऐसे कंपाउंड पहचानना सीख लिया था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और हमने बोला था कि यदि कायरल कार्बन सर्च करेंगे हम तो हमें वो कंपाउंड मिल जाएगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम ऑप्टिकल आइसोमर कैसे लिखते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर लिखने के लिए हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब कंपाउंड को लिखने का तरीका किस तरीके का रहेगा। तो दो तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट लिखा हुआ है वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश में सिंगल बॉन्ड के ये तीन अलग अलग डिज़ाइन यूज़ होते हैं। डिज़ाइन डिफरेंट है लेकिन सबका मीनिंग है सिंगल बॉन्ड। बस ये स्पेस में डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होते हैं। यदि सिंपल लाइन रहेगा तो ये कहलाता है ऑन द सेम प्लेन, मतलब जिन दो एटम के बीच में ऐसा डिज़ाइन रहेगा उनका प्लेन सेम रहेगा। यदि ये डॉटेड लाइन आता है तो ये कहलाता है इनवर्ट द प्लेन। इनवर्ट द प्लेन का मतलब बॉन्ड गोइंग इनटू द प्लेन। और इजी यदि वे में बोलूं तो इसका मीनिंग हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर। अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो यदि व्यूअर में हूं तो मेरे से दूर जाता हुआ जो बॉन्ड रहेगा दैट इज इनवर्ट द प्लेन। और जो डार्क लाइन रहेगा उसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड द प्लेन। और इस तरीके से इजीएस्ट वे में लिखूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द व्यूअर। मतलब व्यूअर की तरफ जो आता हुआ बॉन्ड रहेगा ना उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये समझने का नहीं, ये डिसाइड करने का होता है कि आज के बाद यदि ऐसा कुछ डिजाइन दिखेगा ना तो उसका डायरेक्शन में स्पेस में कैसे समझूंगा, राइट। सेकेंड जो तरीका यूज होता है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में दो टाइप का लाइन यूज होता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन के जो बॉन्ड होते हैं उनको माना जाता है इनवर्ट द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉन्ड होते हैं उनको माना जाता है आउटवर्ड द प्लेन। जैसे मैंने यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया कैरल कार्बन। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो बॉन्ड हो गए, वर्टिकल लाइन पे भी कितने बॉन्ड्स हैं, 2। तो इनवर्ट द प्लेन कौन सा रहेगा, वर्टिकल लाइन का जो बॉन्ड रहेगा वो इनवर्ट द प्लेन है, मतलब ये भी इनवर्ट द प्लेन है और ये वाला भी इनवर्ट द प्लेन है। तो फिर ये डाउट नहीं आना चाहिए दोनों में से कौन सा इनवर्ट द प्लेन, दोनों ही इनवर्ट द प्लेन है। सेम फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी दो बॉन्ड हैं और दोनों की दोनों देखो कहाँ पर हैं, आउटवर्ड द प्लेन। यदि इसी को वेज डैश फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है ये, और ये आसान तरीका है समझने का। तो इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनवर्ट द प्लेन कौन सा है, वर्टिकल लाइन के दोनों बॉन्ड इनवर्ट द प्लेन है। और आउटवर्ड द प्लेन कौन सा, आउटवर्ड द प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों बॉन्ड इनवर्ट द आउटवर्ड द प्लेन है। इस तरीके से तो हम कंपाउंड को लिखा करेंगे। अब कंपाउंड को लिखने की बात हो गई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हम आइसोमर कैसे लिखेंगे। तो देखो आइसोमर लिखने का तरीका था कि अरेंजमेंट चेंज करो तो आइसोमर बन जाता है। तो एक बार हम अरेंजमेंट स्टडी कर लेते हैं, अरेंजमेंट समझ में आ गया तो हम उसको चेंज कर देंगे और आइसोमर बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं अरेंजमेंट इन द स्पेस। और देखो क्या लिखा हुआ है, अरेंजमेंट इन द स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट साउंड लगता है तो हम उसी को क्या बोल सकते हैं, हम उसी को अरेंजमेंट इन द स्पेस बोल सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप से पढ़ा जाता है। एक लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस। और सेकेंड टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें लिखा जाता है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। अब जरा इस बात पे गौर करो, जब लास्ट वीडियो में हमने डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बताया था, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म, तब हमने बोला था कि वहाँ पे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल लिखा जाता है, यहाँ पर कैपिटल डी कैपिटल एल है। देखो स्मॉल डी स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल डाटा है, बिना एक्सपेरिमेंट के हम पता नहीं कर सकते कि स्मॉल डी है कि स्मॉल एल, डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, अरेंजमेंट है, और ये हम देख कर बताने वाले हैं अरेंजमेंट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कैसे लिखते हैं, तो हमें कुछ फिक्स रूल्स फॉलो करने होते हैं। और रूल नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 1 लिखा है, ग्रुप्स ऑफ कैरल कार्बन आर असाइंड प्रायोरिटीज लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। अब CIP रूल क्या है, याद है अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के वीडियो में देखा था। CIP रूल का अलग से वीडियो एक बार देख लेना यदि भूल गए हो तो। CIP रूल में बोलते हैं एटम्स आर कंपेयर्ड नॉट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और मास। और उसके बेसिस पे 1, 2, 3, 4 हमें ऐसा नंबर देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल में ट्राई करके देख लेंगे।
एक बार प्रायोरिटी दे दिया तो फिर रूल नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 बोलता है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ना ये रूल फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ना सेकंड का है, ना थर्ड का है, कि रूल इज रूल मानना पड़ेगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलवेज केप्ट इनवर्ड द प्लेन। अब इनवर्ड द प्लेन का मतलब फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन पे और वेज डैश फॉर्मूला में डॉटेड लाइन पे होना चाहिए। देन वी हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। हमें 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। और यदि ऐसा करने पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं आर, और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट बोलते हैं एस। ठीक, रूल सुनने की बात अलग है, एक बार एग्जाम्पल में ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1 में मुझे कैरिल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मतलब मुझे आर या एक एस असाइन करना है। तो आर या एस असाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रूल नंबर 1 प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया कैरिल कार्बन, और मुझे CIP रूल लगाना है। CIP रूल का मतलब हमें एटम, हैवियर एटम सर्च करना, इन चारों में सबसे हैवी एटम कौन सा? आयोडीन, तो हमने उसको लिख दिया नंबर 1। फिर सेकेंड हैवियर कौन है? सेकेंड हैवियर इज ब्रोमीन, थर्ड हैवियर इज क्लोरीन एंड फोर्थ हैवियर इज फ्लोरीन। ये रूल नंबर 1 है, इस तरीके से प्रायोरिटी लिखा जाता है। क्लियर है? और एग्जाम्पल आते रहेंगे, CIP रूल का रिवीजन होता रहेगा। अब हमें देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन। तो मन में फिर यहाँ पर एक डाउट आता है तुरंत कि यदि इन वॉट द प्लेन नहीं होता तो क्या करते? एग्जाम्पल नंबर 3 में बात करेंगे अभी तो इन वॉट द प्लेन है ना। तो रूल ये कहता है, सेकेंड रूल, हमें 1 से 2 और 2 से 3 जाना पड़ेगा ऐसा। और ऐसा चलने पर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एस। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और एग्जाम्पल अलग अलग डिज़ाइन में ट्राई कर लेते हैं। अलग अलग डिज़ाइन में ट्राई करें तो जैसे इस बार हमने वेज डैश में लिख लिया है, दोनों तरीके से उसका प्रैक्टिस होता रहेगा। अब इसमें यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाना पड़ेगा, CIP रूल से प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा। और CIP रूल में हमें क्या देखना होता है? एटम्स आर कंपेयर्ड। और यदि मैं एटम देखूंगा तो ये रहा कैरिल कार्बन, यहाँ पर एटम दिखेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर एटम दिखेगा क्लोरीन, यहाँ का एटम है ऑक्सीजन, और यहाँ का एटम है कौन? कार्बन। और बस इतने में प्रायोरिटी असाइन कर दिया जाएगा। हैवीएस्ट एटम कौन सा है? क्लोरीन, तो नंबर 1 ये हो गया क्लोरीन। नंबर 2 इज ऑक्सीजन, नंबर 3 इज कार्बन एंड नंबर 4 इज हाइड्रोजन। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 पर आते हैं, हमें ये देखना है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन। वापिस बार बार डाउट आ रहा है मन में कि इन वॉट द प्लेन नहीं होता तो क्या करते? तो अभी एग्जाम्पल नंबर 3 लिखने वाले हैं ना, रुको। अभी तो ऑल इन वॉट द प्लेन प्रेजेंट है ना, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे 1 से 2 और मुझे 2 से 3 जाना है। और ऐसा करने पे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आंसर अरेंजमेंट इज आर। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वेज डैश में भी लिख के बता दिया और फिशर में भी लिख के बता दिया। अब मेन डाउट आया कि यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन नहीं होता तो हम क्या करते? क्या हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाते? तो उसके लिए हम थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि व्हेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन, यदि इन वॉट द प्लेन नहीं है, जो मन में डाउट आ रहा था वही तो बोल रहे हैं, नॉट प्रेजेंट इन वॉट द प्लेन, देन वी हैव टू ब्रिंग फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इन वॉट द प्लेन। जब तक फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इन वॉट द प्लेन नहीं आएगा हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। अब कैसे लेकर आएंगे? तो हमने लिखा है इन वॉट द प्लेन वी हैव टू मेक even number of exchanges to bring fourth priority group inward the plane, only then configuration is observed। मतलब हमें इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स। टाइम ज़्यादा है तो 1000 टाइम्स करें, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम 2 टाइम्स ही करते हैं। 2 टाइम्स का मतलब 2 बार, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। ठीक है ना, एक बार एग्जाम्पल में करके बताते हैं। यहाँ देखो, ये सेम एग्जाम्पल है जो पहले लिखा था। नंबर 1 हमने आयोडीन को दिया था, नंबर 2 मिला था ब्रोमीन को, नंबर 3 मिला था क्लोरीन को, और नंबर 4 मिला था किसको? फ्लोरीन को। अब यहाँ पर देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन नहीं है, तो मैंने क्या बोला? मुझे कितने एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे? मुझे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट डाउट तुरंत यहीं पर आ गया
कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ही क्यों कर रहे हैं हम, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्यों नहीं कर रहे, तो अभी आगे डिस्कस हो जाएगा। अभी इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करते हैं, 2 एक्सचेंजेस करते हैं। अच्छा, एक्सचेंज का पर्पस क्या है? एक्सचेंज का पर्पस है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन आ जाए। अब इनवर्ट द प्लेन या तो 2 की जगह पर ले आओ या तो 3 की प्लेस पे ले आओ, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे अभी मुझे डायरेक्ट दिख रहा है तो मैंने एक एक्सचेंज किया 2 एंड 4 का। 2 एंड 4 का एक्सचेंज करने का मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर और 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 एक्सचेंज हुआ। अभी एक और करना पड़ेगा, तो जो रिमेनिंग है उसी को एक्सचेंज कर देते हैं 1 एंड 3। हो सकता है अभी तुम्हारे मन में ये डाउट आए, क्या मैंने 2 एंड 4 को एक्सचेंज किया था तो क्या उसके बाद मैं वापस से 2 को इन्वॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आगे एग्जाम्पल में हम ऐसा करके भी बता देंगे। अभी तो मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो जरा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ गया इनवर्ट द प्लेन, यस। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 जाना पड़ेगा और 2 से 3 जाना पड़ेगा, एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट, आंसर इज आर। इस तरीके से हम एक्सचेंज मेथड से कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है क्या शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक ये बोलता है कि when fourth priority group is present on the horizontal line, horizontal line पर यदि है तब, और horizontal line केवल फिशर प्रोजेक्शन में होता है। when fourth priority group is present on the horizontal line then observe configuration directly, वहीं पर कॉन्फ़िगरेशन देख लो। एंड बट ध्यान रखना, चेंज इट फॉर करेक्ट आंसर। और इंस्ट्रक्शन ये, नेवर यूज शॉर्ट ट्रिक इन वेज डैश फॉर्मूला। कहने का मतलब जरा इस एग्जाम्पल में मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करके बताता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने जो प्रायोरिटी लिखा था, जरा प्रायोरिटी देख के बताओ। प्रायोरिटी यदि देखेंगे हम तो प्रायोरिटी हमने किसको दिया था, आयोडीन को नंबर 1 दिया था। तो मैं प्रायोरिटी लिख देता हूँ, रुको जरा। यहाँ पे नंबर 1 आया था, यहाँ पे नंबर 2 था। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक से। ये 4 आया इधर पे। अब मैं शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं लिख देता हूँ, रुको। डायरेक्टली ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन इज। कैसे निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमें यहीं पर 1 से 2 और 2 से 3 जाना है, और ऐसा करने पे हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एस, बट देन आंसर इज चेंज इट फॉर करेक्ट आंसर इज आर। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर अगला लाइन जो लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक यही होती है। लिखा क्या है, नेवर यूज शॉर्ट ट्रिक इन वेज डैश फॉर्मूला। ऐसा क्यों, तो ज़रा एक एग्जाम्पल ट्राई करके फिर उसमें डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मैंने ये वेज डैश फॉर्मूला लिखा, वेज डैश फॉर्मूला में सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी असाइन करना पड़ेगा, CIP रूल। एटम देखना पड़ेगा, यहाँ पर एटम है ऑक्सीजन, यहाँ का एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। तो देखो 1 और 2 का तो डिसीजन हो गया, ऑक्सीजन इज नंबर 1, नाइट्रोजन इज नंबर 2। अभी 3 एंड 4 डिसाइड नहीं हुआ, तो मुझे सीक्वेंस रूल, CIP रूल में आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन दिखेगा, इसलिए ये नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे जो दिखेगा वो कौन है, H है, और ये हो जाएगा नंबर 4। अब ये इस तरीके से प्रायोरिटी आ गया। तो एक्चुअल मेथड क्या कहता है, हमें कितने एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, 2 एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। और 2 एक्सचेंज में कर देता हूँ 1 एंड 4 का, और जो रिमेनिंग है अभी फिलहाल उन्हीं का कर देता हूँ 2 एंड 3 का। ऐसा करने पे 4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा यहाँ पे और 3 है यहाँ पर। अब एक बार फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन आ गया ना, तो फिर मुझे क्या करना है, 1 से 2 जाना है और 2 से मुझे जाना है 3। और चूंकि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका आंसर, इसका अरेंजमेंट क्या है, आर है इसका अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए मना क्यों कर दिया। अब जरा एक बार देखना, मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करता हूँ। आंसर तो आ गया, प्रायोरिटी जो आया था ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था और ये नंबर है 4। अब यदि मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ तो ज़रा डायरेक्टली ऑब्जर्व करो कॉन्फ़िगरेशन। डायरेक्टली ऑब्जर्व करूँगा तो 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, और डायरेक्टली ऑब्जर्व क्या आ रहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज क्या आ रहा है, एस, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आर आ रहा है। देन आंसर इज एस। और ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका आंसर तो क्या था, आर।
देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वेज डैश में शॉर्ट ट्रिक वर्क नहीं करता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ भी जाएगा, लेकिन रिस्की है। कई अरेंजमेंट में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिखा वो यूनिक कॉम्बिनेशन है, उसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता। तो वेज डैश में हमें एक्सचेंज मेथड ही ट्राई करना पड़ेगा और उसी से हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, यदि तुमने पहले पढ़ा हो या बुक्स में देखा हो, एक और मेथड मिलता है रोटेशन मेथड। रोटेशन करते हैं, लेकिन रोटेशन करना 3D में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन चाहिए, उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब हम एक्सचेंज मेथड से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं तो हम बेकार में रोटेशन मेथड पे कभी जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, रोटेशन मेथड एडवाइजेबल नहीं होता, ट्राई क्यों करना उसको। क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट डाउट पर आते हैं, और हमारा नेक्स्ट डाउट ये था कि हमने इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ही क्यों किए। तो जैसे मैं इस वाले एग्जाम्पल में ट्राई करूं, इस वाले एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट प्रायोरिटी लिख दे रहा हूँ। ब्रोमीन नंबर 1 आएगा, क्लोरीन नंबर 2 आएगा, कार्बन नंबर 3 आएगा और H आएगा नंबर 4। और इसका आंसर मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाट द प्लेन दिखा, तो मैंने इसका आंसर बना दिया R, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। क्लियर है? अब हमने ये इसलिए लिखा ताकि मैं कुछ रिजल्ट्स बना पाऊँ, कुछ ऑब्जर्वेशन बना पाऊँ। तो चलो मैंने ये प्रायोरिटी यहाँ पे लिख दिया 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अब मैंने बोला इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करना था, और मैंने जो एक्सचेंज किए थे वो एक्सचेंज फिक्स थे। अब मैं कोई भी एक्सचेंज करके बता देता हूँ। बोलो किसका एक्सचेंज करना है, जो मन में आए वो एक्सचेंज कर लेते हैं। सपोज़ मैंने 2 एंड 4 का एक्सचेंज कर दिया, सपोज़ मैंने 1 एंड 2 का कर दिया, सपोज़ मैंने 1 एंड 3 का कर दिया, मैंने 1 एंड 4 का कर दिया। ऐसा हम घर पे और भी लिख के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखो मैंने अभी तक अरेंजमेंट लिखा भी नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि यदि इसका आंसर आ रहा था तो यहाँ पर जो भी बनेगा ना अरेंजमेंट, उन सब का आंसर आएगा एस। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी तक अरेंजमेंट लिखा नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया, फिर मुझे कैसे मालूम कि अरेंजमेंट ऐसी आएगा? बिकॉज दिस इज रूल कि आफ्टर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वी विल गेट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ट्राई करके देख लेते हैं। 2 एंड 4 का एक्सचेंज करूंगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर है, और 3 एंड 1 में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 1 एंड 2 का यदि मैं किया तो 1 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया है, और 4 एंड 3 में कोई चेंजेस नहीं। 1 एंड 3 का करता तो 1 यहाँ पे आ जाता, 3 यहाँ पर आ जाता, 4 और 2 यहाँ पर है। यहाँ पे 1 एंड 4 का यदि मैंने किया तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 एंड 2 को मैंने कोई चेंज नहीं किया। सबका ट्राई करके देख लो, ठीक है ना, सबका आंसर ऐसे ही आएगा। इसलिए हमने ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस नहीं किए, क्योंकि आंसर उल्टा आ जाता, रॉन्ग आ जाता, अपोजिट आ जाता। क्लियर है? इसलिए हमने इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किए थे। अच्छा, जब तुम ये घर पे ट्राई करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 3 में तो नहीं, ये वाले केस में हो सकता है तुम्हारा आंसर आर आता हो, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो आंसर आ रहा होगा उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा फॉर करेक्ट आंसर, तब आ जाएगा एस। फिर चलो एक बार एक एक्सचेंज और करके देखते हैं, पूरा खेल हो जाने दो। जैसे मैंने 2 एंड 4 को एक्सचेंज किया था, अब इसके बाद कोई भी एक एक्सचेंज आप बोल सकते हो। सपोज मुझे 2 को इन्वॉल्व करना था, चलो मैंने 2 एंड 1 का एक एक्सचेंज कर दिया, या यहाँ पे मैं 1 एंड 2 का किया था, इस बार मैं 2 एंड 3 का कर देता हूँ। इस बार 1 एंड 3 के अलावा 2 एंड 4 कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कोई भी एक्सचेंज में कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ 3 एंड 4 का कर दूँ, कोई भी एक्सचेंज आप घर पे और भी ट्राई करके देख लेना। लेकिन ये फिक्स है कि यदि मैंने यहाँ एस से स्टार्ट किया था, मैं जहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, अभी देख लेना यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर। अभी भी देखो मैंने अरेंजमेंट नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मुझे कैसे पता? अभी तो मैंने बोला दिस इज रूल कि आफ्टर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज यू विल गेट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो एस से मैंने एक एक्सचेंज करके ये बना रहा हूँ, तो अपोजिट होके आर ही तो आएगा। फिर भी एक बार लिख देता हूँ, 2 एंड 1 का जब मैंने एक्सचेंज किया तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एंड 4। 2 एंड 3 का करूँगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 4 एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा। 2 एंड 4 का एक्सचेंज करूँगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 एंड 1 यहाँ। और 3 एंड 4 का करूँगा तो 4 इस साइड, 3 यहाँ पे, 1 और 2 में कोई चेंज नहीं। आप ट्राई करके देख लेना, सबका आंसर करेक्ट ही आएगा, क्योंकि दिस इज़ रूल। बस इसमें ध्यान रखना कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो आंसर आ रहा है उस आंसर को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो हमने यहाँ पर जो देखा, जो ऑब्जर्वेशन बनाया, वही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो हम उसी रिजल्ट पे लेके चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हैं हम। क्या लिखा हुआ है रिजल्ट? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, रिजल्ट क्लियर दिखे। रिजल्ट में लिखा हुआ है आफ्टर इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वी विल गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन था भाई, आर से 2 बार एक्सचेंज करने पे आ रहा है ना। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, मतलब सिमिलर अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट यदि सेम होता है तो कंपाउंड कैसा होता है? सेम, होमोमर कहलाता है। क्या कहलाएगा? सिमिलर कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमोमर बोलते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या है? देखो, यही हमारा आज का टारगेट था। आफ्टर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वी विल गेट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैरिल कार्बन। और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, और डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब डिफरेंट कंपाउंड, और डिफरेंट कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो आज का हमारा टारगेट क्या था कि हम आइसोमर कैसे बना पाएंगे। तो हमने सीख गए, हमने सिखा दिया कि आइसोमर कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं आइसोमर? आइसोमर यदि बनाना हो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। और कॉन्फ़िगरेशन कब चेंज होता है? आफ्टर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो हमें किसी भी कंपाउंड का आइसोमर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम 1 एक्सचेंज करेंगे। कौन सा 1 एक्सचेंज? किसी भी कंपाउंड का 1 एक्सचेंज करो, जो बनेगा वो आइसोमर ही बनेगा। तो फाइनल डिसीजन फिर ये है, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। और जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को जब देखेंगे ना, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। या तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, सेम का मतलब अरेंजमेंट सेम, अरेंजमेंट सेम मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड, मतलब होमोमर अभी बोला था मैं। कॉन्फ़िगरेशन जब डिफरेंट आएगा ना, तो डिफरेंट 2 तरीके से हो सकता है। या तो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए, जिसको मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, और या तो पार्शियल चेंज हो, पार्शियली डिफरेंट हो भी। एग्जाम्पल में देख लेना। तो ये आगे का थ्योरी है। यदि कंप्लीटली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो टर्म डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, लेकिन है इजी, डेफिनेशन आ जाएगा। तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले को बोलते हैं एनांशियोमर, और सेम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं डायस्टेरियोमर। पार्शियल डिफरेंट वाले को बोलते हैं डायस्टेरियोमर, और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले को बोलते हैं क्या? होमोमर, आइडेंटिकल। मतलब जो भी करना है हमें वो कॉन्फ़िगरेशन देखकर करना है। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन देखकर करना है तो मैं इधर लौट कर आऊँ। इस वाले एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, जब मैंने ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे अरेंजमेंट देखना, अब सोचना एक बार, क्या ये ऑल 4 अरेंजमेंट्स आर सेम? मैंने बोला तो यही, कॉन्फ़िगरेशन सेम मीन्स अरेंजमेंट सेम। अब यदि अरेंजमेंट सेम है तो ये डिफरेंट क्यों दिख रहे हैं? यहाँ का 4 इनवर्ड द प्लेन दिख रहा है, यहाँ का 4 तो मुझे आउटवर्ड द प्लेन दिख रहा है, तो लिखा हुआ तो अलग है। तो देखो, व्यूअर का पोजीशन जब स्पेस में चेंज होता है तो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएगा। जैसे यदि मैं भाई यदि मैं फ्रंट से देख रहा हूँ, ठीक, तो मुझे जो सामने आउटवर्ड द प्लेन दिख रहा है, यदि मैं घूम के अपोजिट साइड 180 एंगल पे चला जाऊँ तो वही मुझे क्या दिखेगा? वो इनवर्ड द प्लेन दिखेगा। और जानते हो, स्पेस में एक कैरल कार्बन के फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट लिखे जा सकते हैं, 24 अरेंजमेंट्स, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि हम कभी भी कंपाउंड को देखकर आंसर नहीं करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही आंसर करेंगे। यदि कंपाउंड को देखकर हमने आंसर किया तो हो सकता है हमें वो डिफरेंट दिखे और हम आंसर गलत कर दें। तो हम कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन यदि सेम दिखेगा तो हम सेम बोलेंगे, यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट बोलेंगे। क्लियर है? अब यदि हमें कॉन्फ़िगरेशन पर ही बात करनी है सारी की सारी, तो फिर एक काम करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में यदि मुझे एक्यूरेसी लाना है तो मैं कुछ और स्ट्रक्चर ऐसे लिखता हूँ जिनमें हम कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स लिखे थे उन स्ट्रक्चर्स में केवल एक कैरिल कार्बन था। अब हमने जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसमें कितना कैरिल कार्बन है? 2। देखो, एक ये रेड वाला कैरिल कार्बन है, बीच वाले डिज़ाइन को देखना, और एक ये ब्लू वाला कैरिल कार्बन है। तो हर कैरिल कार्बन के लिए एक आर एंड एक एस असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस रेड वाले कार्बन के लिए असाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस साइड देखो, साइड बाई साइड लिख रहा हूँ, CIP रूल लगाना आसान। एटम देखूंगा तो यहाँ का एटम ऑक्सीजन, यहाँ का एटम हाइड्रोजन है।
यहाँ पे दिखेगा मुझे कार्बन और यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा ये ब्लू वाला कार्बन, देखो साइड बाई साइड दिख रहा है। तो नंबर 1 डिसाइड हो गया ऑक्सीजन, नंबर 4 डिसाइड हो गया हाइड्रोजन। अब 2 एंड 3 में डिसाइड करना है मुझे। 2 एंड 3 में यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन दिखेगा, तो यहाँ पर भी मुझे क्या दिखेगा, ऑक्सीजन सेम। नेक्स्ट मुझे दिखेगा यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट मुझे दिखेगा ऑक्सीजन, इसका मतलब नंबर 2 आएगा ये और नंबर 3 आएगा ये। हर कैरिल कार्बन के लिए मुझे इस तरीके से CIP रूल लगाना पड़ेगा। तो यदि मैं प्रायोरिटीज लिखूं तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर आ गया 4। अब बहुत ध्यान से, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन आग जो रहा है उसको चेंज करके लिखना। आ रहा है क्या S, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा R। क्लियर है क्यों चेंज किया, क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ब्लू वाले कार्बन पर आते हैं। ब्लू वाले कार्बन को इधर मैं लिखता हूँ साइड में, सीक्वेंस रूल CIP रूल लगाता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे रेड कलर का ही कार्बन लिख देता हूँ, रेड वाला कार्बन है कार्बन। तो नंबर 1 डिसाइड हो गया ऑक्सीजन, नंबर 4 डिसाइड हो गया हाइड्रोजन, 2 एंड 3 डिसाइड करना है, सेम CIP रूल। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिखेंगे इसलिए नंबर 2 आएगा, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन दिखेगा ये, इसलिए नंबर 3 आएगा। एक बार प्रायोरिटी असाइन कर लिया तो 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर क्या आया 3। अब देखो 4th प्रायोरिटी ग्रुप, फिर से केयरफुली 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा उसको चेंज करके लिखना। तो आ रहा है क्या R, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या, मुझे लिखना पड़ेगा आंसर S। तो इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आंसर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कॉन्फ़िगरेशन इज R S। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ RS, एक ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं कुछ एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे देखते हैं, सिमेट्रिकल देखने का मतलब देखो 2 कैरिल कार्बन है, एक रेड वाला कैरिल कार्बन और एक ब्लू वाला कैरिल कार्बन है, इनके बीच में लिंक है। देखो ऐसा लिखा मैंने, रेड वाले कैरिल कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है, एक H, एक OH, एक COH। अरेंजमेंट तो नहीं देखा मैंने, लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, केवल ग्रुप देखे। ब्लू वाले पे देखो ग्रुप H, OH एंड COH, डायरेक्शन तो नहीं देखा मैं। तो यदि ये सेम दिखते हैं तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। क्लियर है। और एग्जाम्पल पे आते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में कुछ डिस्कशन करते हैं। इस बार नंबर 7 में, इस बार मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा, राइट, पूरा डिटेल में नहीं लिख पाऊँगा। यहाँ पर रेड वाले कार्बन के लिए जब मैं प्रायोरिटी लिखूंगा तो ऑक्सीजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 4, कार्बन से अटैच 2 ऑक्सीजन आएंगे इसलिए नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा 1 2 3 आ रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा मुझे R, और मैंने चेंज किया है क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ब्लू वाले कार्बन के लिए यदि मैं प्रायोरिटी लिखूंगा तो अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने सिखाया कैसे करते हैं, एक बार उसको वापस से देख लेना यदि दिक्कत आए तो। यहाँ पर आएगा नंबर 2 और यहाँ पर आएगा नंबर 3। फिर से 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आंसर आएगा उसको चेंज करना, आ रहा है R, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा S। लेकिन जब इसका आंसर मैं लिखूंगा ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड इज, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा RS। तो पहला डाउट आएगा किस कैरिल कार्बन का R और किस कैरिल कार्बन का S। तो जब कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है, अब अनसिमेट्रिकल कैसे देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। कैसे, तो जरा वापस से देखो, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ट्राई करके बताया था। यहाँ 2 कैरिल कार्बन है, एक रेड एंड ब्लू। रेड वाले कैरिल कार्बन पे जो ग्रुप हैं H, OH एंड COH, जबकि यहाँ पर देखो ब्लू वाले कार्बन पे कौन है, COCH3। ग्रुप्स ऑफ कैरिल कार्बन्स आर डिफरेंट, इसलिए कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल है तो नया इंस्ट्रक्शन ये है, ऑलवेज यूज IUPAC नंबरिंग फॉर पोजीशन। और IUPAC नंबरिंग का रूल ये कहता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि नंबरिंग ऑलवेज फ्रॉम द एंड ऑफ द पेरेंट चेन विच गिव्स लोएस्ट लोकेंट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ये IUPAC नंबरिंग है। और यदि IUPAC नंबरिंग ऐसा लिखा, अब मुझे मालूम है कि मुझे आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, 2R और 3S लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, पहला
पहले इंस्ट्रक्शन क्लियर है, ऑलवेज यूज IUPAC नंबरिंग व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अब मेरा पहला डाउट, यहाँ पे IUPAC नंबरिंग मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं एक बार करके बताता हूँ, ज़रा रुको। यदि मैंने IUPAC नंबरिंग स्टार्ट किया तो मैं इस एंड से करूँगा, तो मैंने ग्रीन कलर से लिखा, ये 1 2 3 4 लिखा। अब मैं IUPAC नंबरिंग इस एंड से करता हूँ, ब्लू कलर से करता हूँ। यदि मैं ब्लू कलर से किया तो ये आया 1, ये आया 2, ये वाला होगा 3 और ये वाला होगा 4, राइट। अब मुझे बताओ कौन सा IUPAC नंबरिंग इज करेक्ट। बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो यदि मैंने यहाँ पर IUPAC नंबरिंग यूज़ किया होता तो मैं क्या लिखता, ग्रीन कलर देखता तो मुझे लगता कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है 2R एंड 3S, ठीक। और जब मैंने ब्लू कलर से नंबरिंग यदि मैं करता तो मुझे क्या लिखने में आता, 2S और 3R ये लिखने में आता ना। लेकिन बोथ नंबरिंग्स आर सेम, आइडेंटिकल चॉइसेस हैं, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सेम। तो नया इंस्ट्रक्शन ये है कि जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है हम कभी भी IUPAC नंबरिंग नहीं करते, क्योंकि यदि हम IUPAC नंबरिंग करेंगे ना तो IUPAC नंबरिंग करने में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और नया ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है ना तो हम उसको दोनों साइड में से किसी भी साइड से देखें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड में लेफ्ट राइट का डिफरेंस काउंट नहीं होता है। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ज़रा थोड़ा और लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हैं और इस बार हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं। और नया इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं एक्सियल कैरेलिटी। एक्सियल कैरेलिटी हमने देखो पहले बोला है तुम्हें कि कैरेलिटी विद कैरल कार्बन भी होता है, विदाउट कैरल कार्बन भी होता है। अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमें दोनों तरीके में देखना पड़ेगा ना। अरेंजमेंट तो हमें जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उसमें देखना पड़ेगा। जैसे एलिन्स हमने लिखा था, ये कंपाउंड एलिन्स हैं। अब एलिन्स में हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पर हर कंपाउंड पे, हर कार्बन पे जाके मैंने A एंड B दो ग्रुप लिखा है, मतलब प्रायोरिटी असाइन किया है। A प्रायोरिटी है और B लोअर प्रायोरिटी है या हायर प्रायोरिटी है। जब मैं इस तरीके से प्रायोरिटी दूंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे मूव करना है। एक काम करते हैं, रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा। इस वाले एग्जाम्पल में यदि आते हैं तो जैसे मैंने एलिन लिखा, देखना। अब यहाँ से यदि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये मेरा आई, मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो ये ऑन द प्लेन है और ये इनवर्ड द प्लेन है, आउटवर्ड द प्लेन है। तो जब मैं ऑन द प्लेन देखूंगा तो ये OH मुझे ऊपर की तरफ दिखेगा, CH3 नीचे की तरफ दिखेगा। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, ये फ्रंट कार्बन है, OH ऊपर की तरफ, CH3 नीचे की तरफ। अब जब मैं रियर कार्बन को लिखूंगा यहाँ पे तो Cl मुझे लेफ्ट में दिखेगा और CH3 मुझे राइट में दिखेगा। देखो मैंने Cl को मैंने लेफ्ट में लिख लिया, CH3 को मैंने राइट में लिख लिया। अब देखना, फ्रंट कार्बन का 1 2 ये है और रियर कार्बन का मैंने 3 4 लिखा है। अब मुझे करना ये है कि फ्रंट कार्बन का जो लोअर प्रायोरिटी है नंबर 2, उससे मुझे रियर कार्बन की हायर प्रायोरिटी पे जाना है। मतलब फ्रंट कार्बन का लोअर प्रायोरिटी CH3 था, 2 था, और रियर कार्बन का हायर प्रायोरिटी था Cl। तो जब मैं 2 से 3 पे जाऊंगा और यदि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूँ R, और यदि ऐसा करने पे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या बोलता हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन में बोलता हूँ S। बहुत रेयर यूज़ मिलेगा लेकिन ठीक है, हमारे सिलेबस में यूज़ हो सकता है, इसलिए हमें ट्राई तो एक बार करना ही था। ठीक है ना, तो ये एक बार ट्राई कर लेना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कि हमें एलिन्स में पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जैसे फिशर प्रोजेक्शन में हम लिखते हैं, इस तरफ उस फॉर्मेट में लिखो, फ्रंट कार्बन अलग, रियर कार्बन अलग। ठीक है ना, और करना क्या है, फ्रंट कार्बन का लोअर प्रायोरिटी और रियर कार्बन का हायर प्रायोरिटी पे जाना है। और यदि हम ऐसा करने पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं S। लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा हैवी हो जाएगा, लेकिन ठीक है। और एग्जाम्पल में ट्राई करें तो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर और आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 कैरल कार्बन, एक कैरल कार्बन ये वाला है, इसके लिए प्रायोरिटी असाइन करूँ तो नंबर 1 आएगा कौन, OH। नंबर 1 मैंने लिखा OH क्योंकि ऑक्सीजन अटैच्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि नंबर 2 यहाँ पे COH नहीं, ये आएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्बन से क्लोरीन अटैच दिखेगा, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन। बस यही मिस्टेक हो सकता था एक क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से। और एक बार मैंने प्रायोरिटी लिख दिया, 4 इनवर्ड द प्लेन है, मुझे 1 से 2, 2 से 3 जाना है, तो इसका क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S।
अब जब मैं सेकंड कार्बन इस कार्बन पे जाऊंगा तो नंबर 1 आएगा Cl, नंबर 2 ये वाला आएगा नो डाउट, नंबर 3 CH3, नंबर 4 आएगा ये। एक्सचेंज करने पड़ेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 एंड 1 का एक्सचेंज किया मैंने, 2 एंड 3 का एक्सचेंज किया, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन आ गया। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 2 और 2 से 3 जाना है, और ऐसा करने पे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इज एस। IUPAC नंबरिंग करना पड़ेगा, यही डिसाइड हुआ है कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल रहे तो IUPAC नंबरिंग करना। तो इसका आंसर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2s 3s। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में लिख लिया है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमें पहले से मालूम है कि हम एनांशियोमर्स पे हैं, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन को जब कंपेयर किया था तो एनांशियोमर और डायस्ट्रीमर दो चीज़ें आई थी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एनांशियोमर और डायस्ट्रीमर पे मिलते हैं।